जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम भारत की जनगणना 2011 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये क्लास आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसे कंप्लीट वॉच किया और एक बार अगर आपने रिवाइज कर लिया तो दोस्तों आपके 1 से 2 प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए पक्के हो जाते हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए। विश्व की पहली जनगणना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑलरेडी हाईलाइटेड है, स्वीडन में हुई थी। कब हुई थी अगर आपसे प्रश्न पूछे तो 1749 में हुई थी। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है। दूसरा देखिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, विश्व की पहली दशकीय जनगणना सर्वप्रथम कब हुई? तो दोस्तों ये 1790 में हुई थी, ठीक है। और सर्वप्रथम दशकीय जनगणना किसने करा था? अमेरिका ने। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कब, तो ये 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना है, ये एक होता है ना लगातार चलने वाली जनगणना नहीं थी, ये क्या थी? प्रथम जनगणना थी, ठीक है। कब और किसके शासनकाल में? तो आपने देख लिया 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, भारत में पहली व्यवस्थित, नियमित, विधिवत दशकीय जनगणना की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुई? तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है आपका 1881 से ये नियमित रूप से चल रही थी। बीच में कोरोना आ गया था जिसकी वजह से दोस्तों ये 2026 में अब होगी, 2011 के बाद, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में ये हुई थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन को ही अस्थायी, आपने सुना होगा एक प्रश्न पूछा जाता है, अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, ठीक है। आपको पता होगा एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था और उसको हटाने का काम किसने किया था? रिपन ने किया था, और उसको लिट्टन ने लगाया था और रिपन ने हटाया था, ठीक है। आपको ये भी बात याद रखनी है, आपको पता भी होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जनगणना विभाग भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो दोस्तों ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपसे। जनगणना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। चलिए अगला और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान की किस सूची में जनगणना विषय उल्लिखित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे संघ सूची में। अब आपसे प्रश्न बनता है, संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची के जो विषय हैं ये संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों आप याद रखेंगे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न, संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? तो 100 विषय हैं दोस्तों। राज्य सूची में कितने हैं? 61 विषय हैं। समावर्ती सूची में कितने हैं? 52 विषय हैं। तो आप ये तीनों फैक्ट भी याद रखेंगे। और जो संघ सूची में 100 विषय हैं उसमें जो 69वां विषय है दोस्तों वो है आपका जनगणना, ठीक है। इस तरह से आपने सभी महत्वपूर्ण फैक्ट देख लिए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? तो यहाँ विवेक जोशी नहीं याद रखना है। अब वर्तमान में जो है मृत्युंजय कुमार नारायण जी हो चुके हैं, जो आप तस्वीर में यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसमें नन ऑफ दीज होगा, तो आप याद रखेंगे नाम क्या है? मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली जी थे, ठीक है। तो याद रखेंगे सी चंद्रमौली, जो आप तस्वीर में इनको देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये हैं जयंत कुमार बांठिया जी, ठीक है। तो जयंत कुमार बांठिया जी ने 2001 की जनगणना संपन्न करवाई थी, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी कब बनाया गया था? तो दोस्तों आप याद रखेंगे 1951 में बना था फर्स्ट एनआरसी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे एनआरसी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको याद रखना है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। यह अभी तक पूरे भारत में कुल एक बार ही बनाया गया है, ये भी याद रखना है। और एनपीआर अगर आपसे पूछ ले तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। एनआरसी और एनपीआर इसका फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, याद रखिएगा।
2003 में नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया तथा एनपीआर लाया गया, वह इसे अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कब अनिवार्य किया गया दोस्तों? तो 2003 में नागरिक अधिनियम 1955 में अमेंडमेंट करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। 21वीं शताब्दी में अभी तक कुल कितने जनगणनाएं हो चुकी हैं? तो ये 2 बार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर ये 2021 में होता तो दोस्तों 3 बार हो चुका होता, लेकिन कोरोना काल की वजह से टल गया था। अब ये 2026 में होगा। ठीक है, और मृत्युंजय कुमार नारायण जी 2026 तक क्या हैं? भारत के इलेक्शन कमिश्नर आप कह सकते हैं, जनगणना सेंसस कमिश्नर आप कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहली 2001 में, दूसरी 2011 में, और अगर कोरोना काल में हो जाता तो तीसरा हो जाता, लेकिन अभी तक 2 ही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अभी तक कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी हैं? तो दोस्तों ये पूरे मतलब भारत में जब से जनगणना स्टार्ट हुआ है तो 15 बार हो चुका है, याद रखना है। अभी तक भारत में कुल 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। अगर आपसे प्रश्न पूछे 2026 की जनगणना कौन सी जनगणना होगी, तो 16वीं होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? तो अभी हमने देख लिया, 15वें नंबर की। ठीक है, 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद कौन से नंबर की जनगणना है? ठीक है, तो आज़ादी के बाद की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये 7वें नंबर की है, लेकिन जब से जनगणना स्टार्ट हुआ है तब से ये 15वें नंबर की है। ठीक है, और आपको पता है नियमित रूप से जनगणना कब स्टार्ट हुआ? 1881 में। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे किसके काल से। ठीक है, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, लॉर्ड लिट्टन और लॉर्ड रिपन। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। आज़ाद भारत की पहली जनगणना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आज़ाद भारत की पहली जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, और भारत में जनगणना अधिनियम 1948 में लाया गया था, और इसी के तहत आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में संपन्न हुई थी। कब? 1951 में। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? भारत में पहली बार ऋणात्मक जनगणना कब दर्ज की गई? आपने सुना होगा नेगेटिव डेमोग्राफी चली गई थी भारत की। ठीक है, तो ये कब? 1921 में। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकता है। 1921 में भारत की जनगणना पहली बार घटी थी। 1921 की जनसंख्या वृद्धि दर -0.31% काउंट किया गया था। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेमोग्राफी। उसके बाद इसीलिए 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने डायरेक्टली कि महान विभाजक वर्ष कौन सा है? तो 1921 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन में दर्ज किया गया था, और ये 0.31 था निगेटिव में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है? अभी तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष में दर्ज की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है 1961 से 71 के बीच में। ठीक है, तो याद रखेंगे इस समय कितना? 24.08% इंक्रीज हुआ था। तो याद रखिएगा 1961 के बाद 1971 की जनगणना हुई, और उसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि आप देख सकते हैं 24.08% हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दशक पूछे तो 1961 से 71, और डायरेक्टली दशक पूछ ले तो 1971 के दशक में। आपसे वर्ष पूछे किस वर्ष की जनगणना में, तो 1971 की जनगणना में। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके दिमाग में क्लियरली बैठने चाहिए। 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? तो दोस्तों 17.7%। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी। ठीक है मित्रों, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। सरकार की तरफ से घर घर जाकर जनगणना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको कहा जाता है प्रगणक। ठीक है, इनमरेटर कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये है 17.5%। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का भारत दूसरा स्थान है। किसके बाद?
चीन के बाद, ठीक है। तो आपको पता ही है, लेकिन अभी जो आधार कार्ड बना है उनकी काउंटिंग के हिसाब से भारत विश्व में प्रथम स्थान पे आ गया है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ठीक है। लेकिन अगर 2011 का पूछेगा तो भारत अभी दूसरे स्थान पे है, चीन पहले स्थान पे है, अमेरिका तीसरे स्थान पे है, कनाडा इंडोनेशिया चौथे स्थान पे है, और ब्राज़ील आपको 5वें स्थान पे, छठे पे पाकिस्तान, 7वें पे बांग्लादेश और 8वें पे जापान है, ठीक है। तो ये एक सीरीज आप एक बारी देख लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों 7वें स्थान पर। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक जिगजैग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप उसको विश्व के मैप पे कोरिलेट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है रूस, रूस से सीधे चले जाइए कनाडा, ठीक है। कनाडा आ गए आप, उसके बाद आप सीधे रिटर्न आइए चाइना, ठीक है। उसके बाद जब आप चाइना आ गए, चाइना के बाद आप फिर से रिटर्न जाइए कहाँ पे? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के बाद आप सीधे नीचे उतर जाइए, यानी कि आप आ गए ब्राज़ील में। उसके बाद ब्राज़ील के बाद आप यहाँ रिटर्न आइए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से आप आने के बाद यहाँ पे आइए भारत में, और भारत में जब आप पहुँच गए तो सीधे यहाँ पे अर्जेंटीना में आ जाइए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऊपर दिखा उल्टा जेड, और नीचे का स्ट्रक्चर अब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपका रूस है, यहाँ पे आपको कनाडा देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको चाइना देखने को मिलता है, यहाँ पे अमेरिका, उसके बाद यहाँ पे ब्राज़ील, मैं विश्व मैप की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भारत, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये जिगजैग मैप आपके दिमाग में बैठना चाहिए, और अगर इसको याद रखना चाहें आप तो एक ट्रिक है, रुक चिन्ह अब आ भारत, ठीक है। तो ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देशों का एक क्या है, ये अवरोही क्रम है, ठीक है। याद रखेंगे, भूलना नहीं है। रुक चिन्ह यानी रूस से हो गया रसिया, और उसके बाद क से हो गया क्या, कनाडा, चीन से हो गया चीन तीसरे पे, अ से हो गया आपका अमेरिका, ब से हो गया आपका बताइए ब्राज़ील, और फिर से आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद भारत और अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना लास्ट में आप याद रखेंगे, ठीक है। तो एक तरीका था याद रखने का। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना का शुभांकर क्या रखा गया था? तो दोस्तों ये है प्रगणक शिक्षिका, ठीक है। ये 2011 की जनगणना का शुभांकर है, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना की जो टैग लाइन थी वो क्या निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों ये थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, जनगणना में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को गिना जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को, ठीक है। तो भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, याद रखेंगे। और सेकंड कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकता है। अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 2011 की जनगणना कुल कितने जिलों में हुई थी? आपसे प्रश्न बनेगा तो आप 640 जिला ट्रिक करेंगे। इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस प्रदेश से सबसे अधिक जिले सम्मिलित हुए थे, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के 75 जिले। वर्तमान में महाराजगंज से छठ के एक अलग जिला बनने के लिए प्रस्तावित है, जिसका नाम है आनंद नगर, जिसको हम लोकल में फरेंदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जबकि 2011 की जनगणना में कुल 593 थे। 593 से देखिए यहाँ पे 47 जिले आपको बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं 2011 में, ठीक है। उसके बाद 2001 से यहाँ पे आपने देख लिया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या रही है? तो दोस्तों 1.21 अरब रही है, आपको याद रखना है। 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977, ये बेसिक डाटा है, मोटा मोटी 1.21 अरब है, ठीक है। तो 8,54,977 अगर बहुत डेप्थ में एग्जामिनर जाके पूछता तो ये प्रश्न आपसे बनेगा। यहाँ पे देखिए 62.32 करोड़ इसमें पुरुष हैं और 58.75 करोड़ महिलाएं हैं, ठीक है। तो याद रखना है 62.32 करोड़ क्या थे? पुरुष थे। 58.75 करोड़ महिलाएं थीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने कवारे पुरुष हो जाएंगे। तो इस बात पे ध्यान रखें, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला भी इस सिद्धांत, इस अभियान का पालन करें, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश, सेकेंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है बिहार और फोर्थ पे है वेस्ट बंगाल, ठीक है। याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख है, ठीक है। अगर आप यूपी का कोई सा भी एग्जाम दीजिए तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना है? 19 करोड़ 98 लाख, जो कि भारत की जनसंख्या का केवल
16.5% है। केवल नहीं है, ये बहुत अधिक है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश केवल, ठीक है, 16.5% जनसंख्या लेके चलता है, तो याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा है? तो दोस्तों सिक्किम रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो नई दिल्ली है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, तो दोस्तों किसकी? मेघालय की, याद रखेंगे। ये आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा और ये छूटने की भी संभावना रहेगी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो मेघालय की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहा है? तो न्यूनतम वाला नागालैंड रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। 2000 अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आपसे क्या बन सकता है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला प्रदेश, तो अभी हमने देखा मेघालय, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो लक्षद्वीप, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। प्रश्न में थोड़ा सा लोचा हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व प्रति वर्ग कितना था? ठीक है, तो ये 382 क्या था? प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग, ठीक है। 2001 से 2011 के मध्य भारत का जनघनत्व कितना बढ़ा है? तो दोस्तों ये 57, ठीक है। तो याद रखेंगे 2001 में भारत का जनघनत्व 325 था और 325 में आप 57 जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलता है? तो बताइए, ये मिलेगा आपको कितना? आप हमें काउंट करके कमेंट कीजिए। चलिए 382 ही मिलेगा और क्या ही मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा रहा है? तो बिहार रहा है, ठीक है। और सेकेंड पे पश्चिम बंगाल, थर्ड पे केरल। आपको पता है आरओ में इसका जो आंसर सीट आया था वो मिस्टेक था, उन्होंने गलती से उत्तर प्रदेश को मेंशन कर दिया था, ठीक है, आंसर सीट में। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे दोस्त आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो नई दिल्ली, यह हम देख चुके हैं, आपका रिवीजन हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश यह है अंडमान और निकोबार, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों ये 943 है, ठीक है। तो ये बात हो रही है भारत का जो लिंगानुपात है ये 943 है, ठीक है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है केरल, ठीक है। यहाँ पे 1084 वुमेन्स पे 1000 पुरुष हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए तो ये है हरियाणा, ठीक है। यहाँ पे फीमेल फोर्टिसाइड बहुत अधिक होता है, जो मतलब हम कह लें जो महिला किड्स होती हैं, यानी कि जो बच्चियां होती हैं उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, इसीलिए तो ये कम है, ठीक है। तो 879 प्रति 1000 मतलब पुरुषों पे। उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न पे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो ये है पुदुचेरी, 1037 महिलाएं पर 1000 पुरुष हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है, आपको याद रखना है न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 80.9% और महिला साक्षरता है 64.6%, ठीक है। तो पुरुष का साक्षरता 80.9 है, ये सिर्फ कहने के लिए है, ठीक है, ये आंकड़े सही से काउंट नहीं होते हैं, अभी बहुत अशिक्षा है भारत में, ठीक है। और ये 64.6%, ये क्या है? महिला साक्षरता, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला तो दोस्तों ये केरल है और ये 94% यहाँ पे लिटरेसी है लगभग, ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्या है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार, 61.8%, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जो IAS PCS के एग्ज़ाम में
अब आईएएस की बात करूं स्पेशली तो सर्वाधिक, अगर हम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या आईएएस कैटेगरी में बिहार से आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या आपसे पूछा जा रहा है, ये तो हमने देख लिया। अगला प्रश्न, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। आप याद रखेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादर नगर हवेली, जो अभी दमन और दीव के हिस्से में आ गई है। ठीक है, लेकिन 2011 का जनगणना पूछेगा तो आपसे ये ऑप्शन में देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये है सरचिप, जो मिजोरम में आपको देखने को मिलता है। ये सर्वाधिक साक्षर जिला है। क्या नाम है? सरचिप। कहाँ पे है? मिजोरम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये क्या है न्यूनतम साक्षरता वाला? अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितने प्रतिशत रही थी? तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे बनेगा। 17.7%। इसको हमने एक दूसरे रूप में भी देखा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है ठाणे, जो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना अनुसार। तो दोस्तों ये है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो दिबांग घाटी को आप याद रखेंगे, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 945 है। ठीक है, तो ओवरऑल से तो बढ़िया है, ओवरऑल 943 है, ये 945 है, मतलब 2 पॉइंट तो ठीक ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात, तो दोस्तों ये और भी बेहतर है। ठीक है, मतलब जो बहुत बैकवर्ड हैं वो अच्छे हैं, कहीं न कहीं औसतन, है ना, औसत से अच्छे हैं। ठीक है, तो अच्छे इन द सेंस कि उन्हें मतलब लड़कियों का भी सम्मान आता है। ठीक है, उनकी भी जीवन का महत्व उनको पता है। 2001 से 2011 के मध्य भारत के लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों 10 अंकों की वृद्धि हुई है। यहाँ पे हमने देखा 933 2001 में था, 943 2011 में हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के मध्य भारत का जनघनत्व कितना बढ़ा है? तो दोस्तों ये 57 बढ़ा है। हम इसके ऊपर बात किए थे 325 में 57 जोड़ेंगे तो 385 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धर्म आधारित पहली जनगणना कब की गई? तो दोस्तों 1931 में हुई थी। 2011 में धर्म आधारित दूसरी जनगणना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और तीसरी धर्म आधारित जनगणना कब होनी है भारत में, वो भी आप बताइए। भारत में पहली जनसंख्या नीति को कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये 1976 में। ठीक है, तो भारत में पहली बार जनसंख्या नीति कब आई? 1976 में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखें, वर्तमान में नई जनसंख्या नीति को कब लागू किया गया है? तो दोस्तों 15 फरवरी 2000 को। कब? 15 फरवरी 2000 को। ठीक है, अगला प्रश्न, जनसंख्या नीति को तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, तो जनसंख्या नीति को तैयार करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, याद रखना है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 19 फरवरी 2005 को मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 19 फरवरी 2005 मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उस समय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना, उस समय नहीं, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देश के स्तर पर देख लिया है। अगला जो लेक्चर होगा जनसंख्या से रिलेटेड वो होगा दोस्तों राज्य के स्तर पर। तो इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो 2011 का जनगणना है वो, उसके बाद आपके ऑन डिमांड हम आपके लिए अन्य प्रदेश की भी जनगणना उपस्थित करेंगे। ठीक है, प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे संपन्न करते हैं और आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे और एग्जाम में आपसे कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।